एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन 3 पॉइंट्स मिलेगा। पहला होता है इसमें सबसे पहले वाइटल्स एग्जामिनेशन, दूसरा होता है जनरल एग्जामिनेशन, तीसरा होता है सिस्टमिक एग्जामिनेशन। सिस्टमिक एग्जामिनेशन 4 में डिवाइड कर देंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सीबीएस, पर एब्डोमेन और सीएनएस। सबसे पहले आते हैं वाइटल्स में। वाइटल्स एग्जामिनेशन, जो कि किसी भी पेशेंट का एग्जामिनेशन का पहला स्टेप होता है। वाइटल में अपन को क्या क्या चेक करना है? पहला है पल्स, दूसरा ब्लड प्रेशर, तीसरा रेस्पिरेटरी रेट, चौथा SpO2। ठीक है, अब पता है पल्स जो है, पल्स यूजुअली जो है रेडियल में चेक करी जाती है। नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है? 72 पर मिनट। रेडियल में अगर पल्स नहीं मिल रही है तो अदर साइड ऑफ पल्स चेक करने की क्या क्या होती है ये पता होना चाहिए। रेडियल के अलावा दूसरी साइड क्या होती है? ब्रेकियल, फिर कैरोटिड। कैरोटिड कहां से चेक करते हैं? स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड है, इसके दोनों हेड हैं, दोनों हेड के बीच में जस्ट डिप कर दो तो पल्स आने लगेगी। आती है सबको चेक करना? कौन सी आती है? फीमोरल, फीमोरल आती है सबको चेक करना? पॉप्टिडियल, वाचकी पॉप्टिडियल आती है चेक करना? पॉप्टिडियल क्या चेक करते हैं? पीछे के जस्ट नीचे है ना, जो ग्रेटर ट्रोगेटा इस पे थंब रखते हैं, यहाँ उंगली से फील होती है ग्रेटर ट्रोगेटा के हेड के पीछे से। छठवा होता है डॉर्सलिस पीडिस, टीबियल। ठीक है, तो अगर किसी भी, ये बेसिक आइडिया रहता है, किसी की भी कैरोटिड पल्स फील हो रही है, इसका मतलब उसका बीपी मोर देन 30 सिस्टोलिक होगा। किसी की भी रेडियल पल्स फील हो रही है तो उसका बीपी मोर देन 60 होगा। किसी की भी डॉर्सलिस पीडिस या टिबियल पल्स फील हो रही है उसका बीपी मोर देन 90 सिस्टोलिक तो ही होगा। तो सिर्फ पल्स से ही अपन देख सकते हैं उसका बीपी कितना होगा, ये बेसिक आइडिया रहता है। ठीक है, सबको पल्स पता है कहां कहां हो गई चेक। अब आते हैं बीपी। बीपी नॉर्मली होता है कहां चेक? ब्रेकियल में कब आते हैं? अगर बच्चा है या फिर कोई बहुत लीन थिन पेशेंट, लीन थिन है क्योंकि अपने पास जो है कफ है एडल्ट्स के हिसाब से, जो लीन थिन होते हैं या बहुत ज्यादा लीन थिन है या फिर बच्चा है उसके अपन थाई में बांध के चेक करते हैं। बीपी अगर एक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा, अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा लो है या बहुत ज्यादा हाई आ रहा है, इस केसेस में आपको हमेशा दूसरे हाथ में भी बीपी चेक करना ही करना है। ठीक है, तो किसी भी पेशेंट का बीपी अगर मोर देन 200 आ रहा है या फिर लेस देन 90 आ रहा है तो आपको दूसरे हाथ में बीपी चेक करना है। जिस हाथ में बीपी बढ़ा हुआ आता है वो उसका एग्जैक्ट बीपी होता है, जिस हाथ में बीपी लो होता है वो उसका एग्जैक्ट बीपी नहीं होता है। तो जिस हाथ में अगर जिस भी हाथ में सबसे ज्यादा हाई बीपी आएगा वो उसका एग्जैक्ट बीपी कहलाता है। कई बार पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज होती है, कहीं की वेसल्स छोटी होती है, कहीं की वेसल्स बड़ी होती है, तो दोनों हाथों में बीपी में डिफरेंस होता है। दोनों हाथों में बीपी में डिफरेंस 10 to 20 mm सिस्टोलिक, 10 to 20 ये नॉर्मल वेरिएशन है। अगर किसी एक में बीपी आ रहा है 140/90, दूसरे में बीपी आ रहा है 150/60, तो ये एक नॉर्मल वेरिएशन है जिसमें अपन को हाई आता है वो अपन को मानना है। ये इसके लिए अपन को कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देना, लेकिन अगर मोर देन 20 का डिफरेंस आ रहा मतलब वो की सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ठीक, रेस्पिरेटरी रेट सबको चेक करनी आती है। रेस्पिरेटरी रेट तो कोई वो नहीं है, नॉर्मली आपको गिननी ही पड़ेगी उसको 1 मिनट में। SpO2 तो देख ही लोगे। ठीक, ये हुआ है वाइटल्स मॉनिटरिंग। वाइटल्स मॉनिटरिंग के बाद आते हैं जनरल एग्जामिनेशन। टेम्परेचर, जनरल एग्जामिनेशन में आते हैं, हाँ वाइटल्स मॉनिटरिंग भी टेम्परेचर आ जाता है उसमें। ठीक, जनरल एग्जामिनेशन में एक बेसिक आइडिया रहता है, या तो अपन हेड टू टो करते हैं या टो टू हेड करते हैं। हेड से चालू हो जाते हैं। हेड से सबसे पहले उसको हेयर देखना है, कहीं पर्टिकुलरली हेयर ग्रोथ कैसी है, कहीं किसी हेयर में अनएक्सपेक्टेडली लो तो नहीं है। फेस में जाते हैं, फेस में क्या देख सकते हैं? फेस में आई ब्रोज देखनी है, आई ब्रोज, नोज, आई ब्रोज, लेटरल 1/3 ऑफ आई नोज आई ब्रो है, लेटरल 1/3 ऑफ आई ब्रोज जो है सिफिलिस और लेप्रोसी इन सब में गायब हो जाती हैं। और नोज में देखते हैं, नोज में पिटिंग ऑफ नोज होता है, पिटिंग ऑफ नोज ये भी साइन होता है लेप्रोसी और सिफिलिस का। और फेस में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, ईयर में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, ये एक बेसिक देख लो। उसके बाद नेक में आते हैं। नेक में मेन आपको है
कि आपको देखना है जेबीपी, यहाँ की देखते हैं, यहाँ की जो वेन है, वेन एंगोज तो नहीं है ना, तो जेबीपी आपको एनलार्ज तो नहीं है, ये देखना है। इसके अलावा लिम्फ नोड देखना है, नेक में जितने भी लिम्फ नोड है, और मोस्ट कॉमनली लिम्फ नोड एनलार्जमेंट यहीं पे होता है, तो नेक में आराम से आपको पाल्पेट करना है। सब मैंडिबुलर, सर्वाइकल और सुप्राक्लेविकुलर, यह तीनों एरिया में लिम्फ नोड पाल्पेट हो सकते हैं। इन तीनों एरिया में आपको एक बार पाल्पेट करके देखना है कि वहां कोई लिम्फ नोड तो नहीं है। ये एक बेसिक आइडिया है, बेसिक आइडिया आपको सबको पता होना चाहिए, हर केस में अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, लेकिन केस टू केस वेरिएशन होता है। एक बेसिक आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट से आ गए अपन नीचे, हाथ में जाते हैं। हाथ में आपको यहाँ पे देखना है क्लबिंग और क्लबिंग, पेलर, ये दोनों चीजें। हाँ, इसमें फेस में अपन को आईज में आ गए, आईज में आपको पेलर देखना है, इक्टेरस देखना है। पेलर और इक्टेरस कहाँ का देखते हैं, जो बल्बर कंजक्टिवा है जो सामने दिखती है उसको बोलते हैं बल्बर, और यहाँ जो होती है वो पाल्पेबल कंजक्टिवा। जो बल्बर कंजक्टिवा है उसमें इक्टेरस देखा जाता है, नीचे वाली कंजक्टिवा यहाँ पे जो है इस पे देखा जाता है पेलर, और जो सामने दिख रही है उस पे इक्टेरस देखा जाता है। हाँ, क्लबिंग देखना सबको आता है, क्लबिंग की ग्रेडिंग पता है? क्लबिंग की 4 ग्रेडिंग होती है, मतलब यूजुअली अपन दोनों अंगूठा है, ये देखो दोनों अंगूठे का शेप देख रहे हो, एक में एक डायमंड टाइप का शेप बन जाता है, ये डायमंड टाइप का शेप है, ये नॉर्मल शेप है, ठीक है। जब ये फ्लैटनिंग होना चालू, इनिशियल स्टेज में ये ऐसा शेप बन रहा है दोनों को अंगूठे को जोड़ देते, ठीक है। ये शेप धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होते होते इतना कम हुआ, फिर फ्लैट हो गया, फ्लैट होने के बाद ऐसा हो जाएगा, और उसके बाद मुग्धर टाइप का हो जाएगा। तो मुग्धर टाइप के नेल्स जो है ये स्टेज 1 2 3 4, ये क्लबिंग की ग्रेडिंग हो गई। क्लबिंग हो गया। नेल्स में अपन को पेलर भी देखना रहता है। नेल्स में और क्या चीज देखनी, ये जो अपने ये हैं, यहाँ पे तो अपन को वो देखते हैं, कोइलोनाकिया तो नहीं है, कोइलोनाकिया मतलब चम्मच के आकार की नेल्स तो नहीं होगा, जो कि आयरन डेफिशिएंसी में बहुत कॉमनली होते हैं। ये जो नेल्स हैं चम्मच के आकार के हो जाते हैं। उसके बाद विटामिन B12 डेफिशिएंसी में, विटामिन B12 डेफिशिएंसी में मिलता है नकल हाइपर पिगमेंटेशन। ये जो नकल्स हैं, ये नकल्स हैं, इसमें बहुत काले काले हो जाते हैं, तो नकल हाइपर पिगमेंटेशन साइन होता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी का। यहाँ फेस में अपन को टंग भी देखना है, टंग में भी अपन को पेलर देखना रहता है, और बिल्कुल ग्लॉसी टंग होती है साइन विटामिन B12 डेफिशिएंसी के भी। हाथ में आ गए, नीचे एक्सिलरी लिम्फ नोड देखने हैं, यहाँ पे दोनों तरफ एक्सिला में पाल्पेट हो रहा है कि नहीं, और आगे और नीचे आएंगे इंग्वाइनल लिम्फ नोड देखने हैं, इंग्वाइनल लिम्फ नोड तो नहीं है, और नीचे पैर में कोई और डिफॉर्मिटी तो नहीं है। ये तो नॉर्मल हो गया जनरल एग्जामिनेशन, समझ में आ गया। ईयर में क्या है, ईयर में क्या देखना, सुनाई दे रहा है, जनरल एग्जामिनेशन में थोड़ी आएगा सुनाई दे ईयर में कोई नॉर्मली डिफॉर्मिटी दिख रही है कि नहीं, वो आ जाएगा जनरल एग्जामिनेशन में। तो जनरल एग्जामिनेशन में बेसिक आपको क्या क्या देखना है, पेलर देखना है, इक्टेरस देखना है, क्लबिंग देखना है, कोई लिम्फ नोड एनलार्ज तो नहीं है कहीं पे, वो देखना है। ये 4 चीजें तो देखना ही देखना है, ये हर केसेस में है, पेलर, इक्टेरस, क्लबिंग और लिम्फ नोड एनलार्जमेंट। इसके साथ साथ एक और पॉइंट है इडीमा। इडीमा के फिर 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है पिटिंग इडीमा, एक होता है नॉन पिटिंग इडीमा। कहीं पे भी आपको इडीमा मिल रहा है तो उसको प्रेस करिए, प्रेस करने के बाद जनरली जो बोनी प्रोमिनेंस है, बोनी प्रोमिनेंस प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद थोड़ी देर प्रेस करने के बाद छोड़ दो। अगर वो 20 सेकंड के अंदर वापस आ जाता है तो उसको बोलते हैं नॉन पिटिंग इडीमा, और 20 सेकंड के अंदर वापस नहीं आता है तो उसको पिटिंग इडीमा बोलेंगे। दोनों के कारण अलग अलग है, इसलिए अपन को डिवाइड कर रहे हैं अपन इसको, ठीक है। तो ये जनरल एग्जामिनेशन के पॉइंट हुए। अब आते हैं सिस्टम की एग्जामिनेशन। सिस्टम की एग्जामिनेशन अब आते हैं सबसे पहला रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन को हर साउंड, हर जो सिस्टम है, सिस्टम के एग्जामिनेशन में 4 पॉइंटों में किया जाता है। पहला होता है इंस्पेक्शन, दूसरा होता है पाल्पेशन, तीसरा होता है परकशन, चौथा होता है ऑस्कल्टेशन। अपन यूजुअली जल्दबाजी में ये 3 पॉइंट क्या है गायब करके सीधे ऑस्कल्टेशन पे आ जाते हैं, लेकिन एक बेसिक इंस्पेक्शन में ही देखना रहता है। जैसे आप रेस्पिरेटरी सिस्टम आए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप इंस्पेक्शन में क्या क्या देखते हो, कोई चेस्ट वॉल में डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कोई पर्टिकुलरली कहीं पे
हाइपरट्रॉफी एनलार्जमेंट तो नहीं दिख रहा है, कहीं पे रिब्स क्राउडिंग तो नहीं दिख रही, कहीं पे कहीं का स्पेस कम तो नहीं दिख रहा है, कहीं पे किसी तरह झुकावट तो नहीं दिख रही है। ये इंस्पेक्शन आ गया। पाल्पेशन में इसी चीज को इंस्पेक्शन की फाइंडिंग को अपन कंफर्म कर लेते हैं। ठीक, परकशन का रोल बहुत ज्यादा नहीं है आज की डेट में, परकशन को हटा दिया गया है। अब आप सीधे ऑस्कल्टेशन में, ऑस्कल्टेशन के एरियाज क्या क्या हैं? एरिया ऑफ ऑस्कल्टेशन चेस्ट में कहां कहां करोगे? तो सबसे पहले ऑस्कल्टेशन अपन को बैक से चालू करते हैं। ये है स्कैपुला, सुप्रा स्कैपुलर, इंटर स्कैपुलर, इंफ्रा स्कैपुलर। इंटर स्कैपुलर में 2 पॉइंट जाएंगे, अपर इंटर स्कैपुलर और लोअर इंटर स्कैपुलर। ठीक है, ये पीछे साइड से 6 पॉइंट होगा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही 6 है। सभी को डीप इंस्पायरेशन में, और मतलब एक बार कम से कम डीप इंस्पायर करें और एक बार एक्सपायर करें। इसमें अपन को साउंड सुनना है इन 6 जगह पे। ठीक है, सबसे पहले यहां साउंड सुनना है, फिर उसका कंपेरिजन करना है यहां से, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। ऐसा नहीं सुनना कि यहां 3 पहले सुन लिए फिर यहां 3 सुन लिए। इसी अपन को कंपेरिजन करना है साउंड के कि कहां साउंड कैसे आ रहा है। ठीक है, कई पेशेंट में साउंड कम आता है, कई में ज्यादा आता है, इसलिए अपन को इन दोनों एरिया में कंपेयर करना रहता है कि कहीं से कोई ज्यादा चेंजेस तो नहीं आ रहा है। ये हो गए आगे साइड, एक पीछे साइड। आगे साइड कहां कहां? ये क्लेविकल आ रही है, सुप्रा क्लेविकुलर, इंफ्रा क्लेविकुलर, एक्सिलरी, इंफ्रा एक्सिलरी। बस ये दोनों यहाँ पे तो यूजुअली चेस्ट वॉल होती है, बहुत ज्यादा कोई साउंड सुनाई देते नहीं है। तो आगे साइड में ना भी सुनो तो भी चल जाएगा काम, लेकिन पीछे साइड की ये 6 साउंड तो सुनने ही सुनने हैं। अब साउंड में सुनोगे क्या, ये देखना है। साउंड कितने टाइप के होते हैं? रेस्पिरेटरी साउंड, नॉर्मली 3 होते हैं। पहला होता है नॉर्मल साउंड। नॉर्मल साउंड 2 होते हैं, एक होता है वेसिकुलर और एक ब्रोंकियल। जो वेसिकुलर साउंड है, जो वेसिकल से निकलता है, लंग्स की एल्वियोलाई से पैदा होता है ये साउंड। तो बाकी सब जगह ये है नॉर्मली वेसिकुलर साउंड सुनाई देता है। जितने भी साउंड अभी तक तुमने सुने होंगे वो वेसिकुलर होते हैं। अब आते हैं ब्रोंकियल साउंड। ब्रोंकियल साउंड मतलब लार्ज ब्रोंकाई से, लार्ज ब्रोंकाई ट्रैकिया से निकलता है। तो कहीं भी स्टेथ होगा आप ट्रैकिया में रखो और पेशेंट से लंबी लंबी सांस लेने बोलो, जो साउंड आपको सुनाई देगी वो ब्रोंकियल साउंड होती है। अब होते हैं एबनॉर्मल साउंड। एबनॉर्मल साउंड क्या क्या हो सकते हैं? ब्रोंकाई, वीज, क्रेफ्ट, प्लूरल लब। मलमल कहां से आ गई? जो रोंकाई और वीज है, रोंकाई और वीज का थोड़ा थोड़ा मिक्स फीचर होता है। बहुत पतली बांसुरी है, बांसुरी से अपन को, बांसुरी अगर फट गई है उसको फूंक रहे हैं, ठीक है, तो फटी बांसुरी में जैसी आवाज आती है वो आती है रोंकाई, बिल्कुल, है ना। म्यूजिकल साउंड है और बहुत बेकार म्यूजिकल साउंड, कोई अच्छा साउंड नहीं है। थोड़ा उससे अच्छा साउंड सुनना है तो वीज आ जाएंगी, ठीक है। तो बहुत अगर पतली कोई नली से साउंड आ रहा है फूकने पे, तो वो जो साउंड होता है वो वीज होता है। अगर उसी को थोड़ा सा मोटा कर दिया जाए तो उसको रोंकाई आता है। इन दोनों को डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं है। आप रोंकाई या वीज दोनों लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। कई बार इनका मिक्स फीचर मिलेंगे, क्योंकि एक जगह सुनाई देंगे तो थोड़ा सा रोंकाई है, एक जगह वीज सुनाई देंगे। आपको इन दोनों में से कोई भी एक डिफरेंशिएट करते आना चाहिए। म्यूजिकल साउंड है, म्यूजिकल साउंड सुने, जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक नहीं समझ में आएगा। क्लास में तो हमने डाले हुए हैं ना, डले हैं क्लास में सुनना, क्लास में डले हुए हैं इनके साउंड कैसे होते हैं। रोंकाई है, म्यूजिकल साउंड होते हैं। क्रेपिटेशन बहुत इजीली सुनाई दे सकते हैं। सूखे हुआ पत्ता है, सूखे पत्ते की कड़कड़ाने की आवाज है ना, सूखे पत्ते को अगर अपन मोड़ेंगे तो उसकी जैसी आवाज आती है, वो टिपिकल क्रेप्स में सुनाई देती है। प्लूरल रब, प्लूरल रब्स की जो साउंड है वो क्रेप्स के साउंड जैसे ही होती है, बट डिफरेंशिएट करना इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्रेप्स के साउंड मतलब कड़कड़ाने की आवाज ही आएगी प्लूरल रब में, लेकिन क्रेप्स के साउंड क्या होते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं। प्लूरल रब बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती है। अगर आप प्रेस कर दोगे, स्टेथो को प्रेस कर दोगे तो प्लूरल रब खत्म हो जाएगी। प्लूरल रब क्यों होती है? ये लंग्स है, लंग्स के बीच में ये प्लूरा है। प्लूरा में जब जल्दी डिफ्यूजन स्टार्ट होता है उस समय ये प्लूरल रब के साउंड आते हैं, ठीक है। तो अपन इसको अगर प्रेस कर देंगे ना तो वो खत्म हो जाएगा। तो प्लूरल रब्स के साउंड और कैपिटेशन में डिफरेंशिएट इसी से करते हैं। इसको अगर आप दबा दोगे तो खत्म हो जाएगा प्लूरल रब, नहीं, और कैपिटेशन खत्म नहीं होंगे।
स्ट्राटा यूजुअली बच्चों में मिलता है जबकि अपर एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होता है और बहुत लाउड साउंड होता है, लाउड रोंकाई जैसे ही साउंड होता है, बहुत लाउड, जो कि दूर से ही सुनाई देता है। ठीक है, एडल्ट्स में तो यूजुअली नहीं मिलता है, फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कोई उसी केसेस में मिलता है। तो ये नॉर्मल साउंड हो गए, सबको पता होना चाहिए कि कहाँ सुनने हैं। यूजुअली सेटिंग कंडीशन में ही सुने जाते हैं, लेटे हुए साउंड नहीं सुने जाते हैं रेस्पिरेटरी। तो रेस्पिरेटरी साउंड हमेशा चीजों का ध्यान रखना है, सेटिंग कंडीशन में सुनना है। दूसरा, छह जगह जो बताई हैं उनको सुनना है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों एक ही बार में सुनना है और दोनों साइड से कंपेयर करते हुए सुनना है। रेस्पिरेटरी में इतना ही रहेगा। अब आते हैं सीवीएस। सीवीएस के लिए सीवीएस का भी वही फंडा रहेगा, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन का रोल बहुत ज्यादा नहीं है सीवीएस में, पर सीधे आ जाते हैं ऑस्कल्टेशन में। ऑस्कल्टेशन करना कहाँ का है? ये चेस्ट बॉल हो गई, अच्छा 4 एरिया है मेन। इन 4 एरिया में अपन को ऑस्कल्टेशन करना है। ये क्या होता है? सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट राइट टू स्टर्नम। ये कौन सा एरिया है? एओर्टिक एरिया। सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट लेफ्ट टू स्टर्नम, पल्मोनरी एरिया। ये क्या है? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट लेफ्ट टू स्टर्नम, ट्राइकस्पिड एरिया। और ये क्या है? मिड क्लैविकुलर लाइन, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ये कौन सा एरिया है? माइट्रल एरिया। इन चारों एरिया के अलावा एक एक्सेसरी होता है, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे एरिया, फिफ्थ साउंड होता है। इसको नियो एओर्टिक एरिया या अर्थ एरिया बोलते हैं। ठीक है, एओर्टिक वॉल्व है, उसकी मरमर यहाँ पे भी रेडिएट करती है और बहुत कॉमनली यहाँ पे सुनाई देती है, इसलिए इसको नियो एओर्टिक एरिया बोल दिया गया है। इस एरिया से ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ये 4 एरिया ध्यान रखना है। 4 एरिया में आपको साउंड सुनने हैं, कम से कम 5 सेकंड तक इन चारों एरिया में इसका तो रखना है। चारों एरिया में रख के एनालाइज करना है कहाँ साउंड सुनाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अब साउंड कितने टाइप के होते हैं? नॉर्मली होता है साउंड S1, S2, इसके अलावा 2 साउंड और होते हैं, S3, S4। एबनॉर्मल साउंड्स क्या होते हैं? मरमर भी 2 टाइप से होंगे, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मरमर की ग्रेडिंग 6 होती है, डायस्टोलिक मरमर की ग्रेडिंग 4 होती है। कौन कौन सी ग्रेडिंग होती है? इसमें से नॉर्मल साउंड यही 2 है, इसके अलावा जो भी साउंड सुनाई दे रहा है वो सब एबनॉर्मल है। लब डब सुनाई होगा जब S1 कब सुनाई देता है? मिटल वॉल्व और काय के क्लोजर में सुनाई देता है। S1 की साउंड काय के क्लोजर में सुनाई देती है। साउंड क्यों सुनाई देते हैं हार्ट में? हैं? क्लोज में देगा, ओपन में क्या देगा? ओपन में काय सुनाई देगा? साउंड नॉर्मली साउंड क्यों आते हैं हार्ट में? नॉर्मली साउंड आते क्यों हार्ट में? 3-4 चीजों से आ सकते हैं। पहला तो वॉल्व क्लोज हो रहा है तो साउंड सुनाई देंगे। दूसरा, वॉल्व में कहीं से लीकेज है, लीकेज हो रहा होगा तो एकदम से रश आएगा तो साउंड सुनाई देंगे। या फिर जो हार्ट की जो वॉल्व है, वॉल्व के थ्रू बहुत ज्यादा फ्लो आएगा कहीं से भी, वॉल्व में लीकेज ना भी हो लेकिन उस वॉल्व के थ्रू फ्लो अगर ज्यादा आता है तब भी साउंड सुनाई देता है। बाकी हार्ट की वॉल में कहीं छेद हो, वहां से अगर कहीं से फ्लो आ रहा है तो साउंड सुनाई देगा। S1, S2 बताओ क्यों कब सुनाई देते हैं? S1 कब सुनाई देता है? मिटल वॉल्व क्लोज होता है। मिटल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये दोनों तो एक साथ ही होंगे ना। और S2 कब सुनाई देगा? एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व क्लोज होगा। ठीक है, जब तक आपको S1, S2 नहीं बताओगे तो आप सिस्टोलिक मरमर और डायस्टोलिक मरमर को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? सिस्टोल कब होता है? सिस्टोल कब होता है? जब हार्ट जो है, हार्ट से ब्लड बाहर जाता है। और डायस्टोल कब होता है? जब हार्ट में ब्लड अंदर आता है, जब हार्ट फिलिंग होती है। हार्ट फिलिंग को बोलते हैं डायस्टोल, और बाहर जाता है तो सिस्टोल। बाहर कब जाता है? कॉन्ट्रैक्शन होगा जब लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल।
ये मान लिया जाए क्या है, ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर, ये राइट वेंट्रिकल। सर सीधा ही बना दो, तो इको वाला ये तो इको वाला। अरे यार समझ में नहीं आएगा। हाँ, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकुलर ब्लड थ्रू काय के थ्रू जाएगा, वेंट्रल वॉल के थ्रू। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकुलर ब्लड कहां से आएगा, ट्राइगेस्ट्रिक वॉल। लेफ्ट वेंट्रिकुलर से ये एओर्टा है, यहाँ पे ब्लड जाएगा किसके थ्रू, एओर्टिक वॉल। यहाँ पे पल्मोनरी वॉल, यहाँ से वेंस में जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जब बाहर जाता है ब्लड, तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जा रहा है, ध्यान देना, यहाँ से ब्लड जा रहा है, तो एओर्टिक वॉल में कोई सा भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब एओर्टिक वॉल के फ्लो में कहीं से भी रुकावट आएगी, तो उसमें सिस्टोलिक मरमर आ सकती है, या फिर मिट्रल वॉल में लीकेज आएगा, क्योंकि ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो यहाँ से भी ब्लड जा सकता है पीछे, यहाँ से आगे भी ब्लड जा सकता है। तो मिट्रल वॉल या फिर एओर्टिक वॉल, मिट्रल वॉल में कोई रिगर्जिटेटिंग मरमर आना चाहिए, MR आएगा। मिट्रल वॉल में लीकेज होना चाहिए, और एओर्टिक वॉल में स्टेनोसिस होनी चाहिए। इन दो कंडीशन में क्या होगा, अपन को सिस्टोलिक मरमर मिलेगी, ठीक है। सेम फाइंडिंग यही रहेगी। यहाँ पे अगर कोई VSD आ गया है, VSD है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो छेद, मतलब कुल मिला के आपको पानी फेंकना है, जहां जहां से छेद होगा वहां से निकल जाएगा। मिट्रल वॉल में लीकेज है, छेद से यहाँ से निकल जाएगा। एओर्टिक वॉल में लीकेज है, यहाँ से निकलेगा। एओर्टिक वॉल में तो निकल नहीं है, लेकिन अगर वो रोक रहा है वहां से, तो यहाँ से मरमर सुनाई देने लगेगी, और यहाँ कोई छेद है तो यहाँ से मरमर सुनाई देने लगेगी। सेम यहीं पे रहेगा, पल्मोनरी स्टेनोसिस और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। तो सिस्टोलिक मरमर काय में सुनाई दे सकती है अपन को, एओर्टिक स्टेनोसिस, मिट्रल रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, पल्मोनरी स्टेनोसिस और VSD। यही 5 केस होते हैं जिसमें सिस्टोलिक मरमर सुनाई देती है। तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपन को पता ही है कि लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने से हमें जहां जहां से लीकेज मिलेगा वहां वहां से मरमर आने लगेगी। यूजुअली सिस्टोलिक मरमर ही आसानी से पहचानी जा सकती है, डायस्टोलिक मरमर पहचान में नहीं आती है। और सिस्टोलिक मरमर आप स्टेथो रखते हो तो ही सुनाई दे देती है, जैसे ही स्टेथो रखते हो क्योंकि बहुत ज्यादा लाउड होती है। डायस्टोलिक मरमर इतनी लाउड नहीं होती है। समझ में आ गया, सिस्टोलिक मरमर काय काय में सुनाई दे सकती है। S3 और S4 को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, वो नहीं समझ में आएंगे, इसमें ज्यादा नहीं बता रहे। तो सिंपल आप साउंड सुन लो, साउंड कहाँ कहाँ सुनना है ये पता होना चाहिए। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मरमर क्या होती है। अब डायस्टोलिक मरमर उसी का उल्टा हो जाएगा। डायस्टोलिक मरमर कब सुनाई देगी, फिर से आते हैं उसी, लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल की फिलिंग होनी है, ठीक है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल फिल हो रहा है। अब फिल होने समय डायस्टोलिक मरमर आएगी। अब फिल होते समय यही से यहाँ से ब्लड कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम, लंग से आएगा ना, लंग से आएगा। अब इस वॉल्व है या फिर इस वॉल्व में, दोनों वॉल्व में कहीं से भी दिक्कत आएगी भरने में, इसको भरने में कोई भी रुकावट आएगी तो उसमें डायस्टोलिक है। भरने में रुकावट, एक ही कंडीशन आती है, माइट्रल स्टेनोसिस और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, इन दोनों में स्टेनोसिस होगी तो डायस्टोलिक मरमर आएगी। कई बार यहाँ पे कुछ वो होता है, लंप अप होता है, जैसे लेफ्ट एट्रियल मिक्सोमा है, यहाँ पे भी फिलिंग में दिक्कत आती है, उस केस में भी डायस्टोलिक मरमर सुनाई देती है। तो डायस्टोलिक मरमर MS और TS में ही आती है और कहीं बहुत ज्यादा नहीं आती है। TS तो अपन को आज तक दिखा नहीं, TS बहुत ही रेयर होता है, ये भी पेशेंट नहीं दिखा है। इसके अलावा AR की रहेगी, AR जब AS के बाद उल्टा रहेगा ना AR, उसमें भी डायस्टोलिक मरमर सुनाई देगी। उल्टा रहेगा ना, जैसे AS और MR था, ऐसी MS और AR हो जाएगा, उल्टा। MS और AR जो है बहुत बेकार कॉम्बिनेशन होता है। क्यों होता है, अब देखो होता क्या है कि यहाँ से ब्लड जाना है, यहाँ पे, यहाँ से ब्लड जाना है बाहर, ठीक है। अब होगा MS होगा तो ब्लड वैसे ही बहुत कम जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो बचा कुचा ब्लड है वो अपन ने बाहर फेंका, वो AR से वापस आ गया। कुल मिला के सिस्टेमिक सर्कुलेशन में तो जा ही नहीं पाया कुछ भी, यही पड़ा रहे। तो बहुत रेयर, बहुत बेकार कॉम्बिनेशन होता है कि MS के साथ उसको AR हो।
तो इसलिए बहुत देखा भी नहीं जाता, क्योंकि जितना बचे नहीं पेशेंट को सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा नहीं, पेशेंट को बहुत सिम्टम बहुत अर्ली आने लगेंगे। बचा ही नहीं। ऐसे ही एएस और एमआर का कॉम्बिनेशन भी बहुत बेकार है। क्यों है बेकार? एएस से देखो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के लिए एओर्टा से जाएगा, एओर्टा से तो जा नहीं रहा है वो, और जो बचा कुचा यहाँ पे बड़ा हुआ है वो नीचे पीछे से आएगा। तो एएस और एआर भी बेकार कॉम्बिनेशन होते हैं। चलो ये सब एग्जामिनेशन में आते हैं कहाँ आगे, पर एब्डोमेन। पर एब्डोमेन में क्या क्या चीजें एग्जामिन करनी है अपन को? पर एब्डोमेन का सबसे एक फंडा है कि किसी भी पेशेंट का पर एब्डोमेन कर रहा है तो उसको लाइंग कंडीशन में ही लिटाना है, बैठे बैठे एग्जामिन नहीं करना है, लाइंग कंडीशन में लिटाना है। वही होंगे स्टेप्स, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। इसमें जरूर रोल है पाल्पेशन का। लिवर, स्प्लीन, बोवेल साउंड, जेनाइटेलिया, हर्नियल साइट, लिम्फ नोड और टेंडरनेस और फ्री फ्लूइड। इतनी चीजें अपन को देखनी है लिवर के एग्जामिनेशन में। सबसे पहले आते हैं अपन लिवर। लिवर कहां से एग्जामिन करते हैं? ये आपका एब्डोमेन है, यहां है लिवर, ठीक है। लिवर थोड़ा सा भी एनलार्ज होगा तो रिब केज के नीचे आने लगेगा, ठीक है। ये रिब केज के नीचे आ रहा है, जब आप डीप इंस्पायर करते हो तब तो और नीचे आ जाता है, ठीक है। तो डीप इंस्पायरेशन में आपको पाल्पेशन चालू करना है यहां से। राइट लेग फोसा पे आप ये रखोगे ऐसे हाथ, ऐसे ऐसे हाथ रखोगे, जो इंडेक्स फिंगर है इसकी टिप में आपको हर बार पेशेंट को इंस्पायर करना है और टिप पे फील करना है। हर बार इंस्पायर करके आप ऊपर बढ़ते जाओगे और जैसे ही आपकी टिप पे कोई चीज टच होती है, जब तक कहां तक ऊपर बढ़ोगे, जब तक रिब केज ना आ जाए। जैसे ही अगर कोई चीज टच हो रही है, अगर टच होगी तो फिर उसकी बाउंड्री महसूस करने की कोशिश करोगे कहां तक उसकी बाउंड्री है, ठीक है। ये हो गया लिवर। स्प्लीन क्या होगी? स्प्लीन जब रिब केज के नीचे आती ना तब वो 3 टाइम्स बढ़ चुकी है। तो स्प्लीन अगर जस्ट आपको पाल्पेबल भी हो रही है ना, इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा एनलार्ज हो गई है, वो बहुत अंदर रहती है। हाँ, तो यहां से आपको अब ये डायरेक्शन जाना, यही राइट इलियक फोसा से इस डायरेक्शन में जाना है। जाना वैसे ही है, सीधे आपकी टिप पे फील होना चाहिए, ठीक है। हर बार पेशेंट को इंस्पायर करना है, इंस्पायर करते समय आपको महसूस करना है। एक्सपायरेशन में महसूस नहीं होगी, इंस्पायर करेगा दोनों चीजें नीचे आएंगी, इसलिए वो महसूस होगी। यहाँ पे जैसे ही टच होता है महसूस होता है, और एक बार टच हो गया तो फिर आप उसकी बाउंड्री महसूस करना चाहिए। स्प्लीन में एक नॉच होती है, ऐसी नॉच टाइप की, ठीक है, एक जगह गड्ढा महसूस होगा। ये स्प्लीन नॉच से आप डिफरेंशिएट करते हो उसको कि स्प्लीन है कि किडनी है। कई बार किडनी एनलार्ज होती है, वो भी ऐसी दिखती है। किडनी और स्प्लीन में डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो स्प्लीनिक नॉच है उससे डिफरेंशिएट करते हैं। या फिर आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इतनी स्प्लीन नॉच देख लो बस। ये हो गया लिवर और स्प्लीन चेक करना। बबल साउंड कैसे चेक करते हैं हमने बताया था। बबल साउंड 4 एरिया डिवाइड करना है, इसको 4 एरिया डिवाइड करो। हर एरिया में एटलीस्ट 1 मिनट तक आपको साउंड सुनने हैं। 6 to 8 बॉयल साउंड आ रही है तो ये नॉर्मल है। हर एरिया में 1-1 मिनट तक सुनना है। नॉर्मली बबल साउंड 6 to 8 पर मिनट होती है। सुने हैं सबने? जेनाइट एरिया नॉर्मल है कि नहीं ये देखना है। हर्नियल साइट यूजली अम्बलाइकस और इंग्वाइनल ईथर। यहाँ पे आपको देखना है, पेशेंट को कफ करके देखना है। कफ करके देखने, अगर कहीं सूजन दिखती है यहाँ पे तो पेशेंट को देखना है खांसी करने पे इंपल्स तो नहीं आ रही। खांसी करने पे इंपल्स होती है, एक सर्कल टाइप का फील होता है। आप उसको जैसे हर्निया दिखेगा ना कहीं पे भी, किसी भी पेशेंट, हर्निया का पेशेंट देखा है? हर्निया के पेशेंट में आप उस जगह पे आप उंगली डालोगे तो एक रिंग टाइप की दिखेगी, उस रिंग से बाहर आती है बॉवल, तो वो रिंग महसूस करनी है। और रिंग जैसी पेशेंट खांसेगा ना आपको उसमें इंपल्स सुनाई देगा, इंपल्स दिखेगा, मतलब बाहर की तरफ आता हुआ। जेनाइट एरिया देखना है, हर्नियल साइड देखना है। लिम्फ नोड आपको इंग्वाइनल में कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। टेंडरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेंडर कहाँ पे है। पेशेंट अगर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इसमें कि जहां पे टेंडरनेस होती है ना, पेशेंट अगर बोलता है कि यहाँ दर्द कर रहा है, जैसे पेशेंट ने कहा कि यहाँ दर्द कर रहा है, तो यहाँ को छोड़ के पहले पूरा एग्जामिन करना है, उसके बाद यहाँ पे एग्जामिन करना है। क्योंकि कहीं पे भी टेंडरनेस होगी ना, उस जगह को पहले से दबा दोगे, तो पूरा एब्डोमेन गार्ड कर लेगा, पूरा एब्डोमेन को कड़ा कर लेगा। यहाँ की पूरी मसल कड़ी हो जाएंगी तो तुम बाकी सब जगह चेक ही नहीं कर पाओगे।
ठीक है, तो जहां अगर वो पेन बता रहा है उसको सबसे लास्ट में चेक करना है। और गार्डिंग क्या होती है, किसी भी जगह आप टच करते हो, अगर पेशेंट पूरी एब्डोमेन की मसल कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है उसको बोलते हैं गार्डिंग। ये गार्डिंग होता है साइन एक्यूट एब्डोमेन का। कोई पेशेंट एक्यूट ऑनसेट पेन के साथ अगर गार्डिंग लेके आ रहा है, उसके बहुत कम कारण है, इसलिए उसके कम कारण एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, परफोरेशन पेरिटोनाइटिस, सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, एक्यूट अपेंडिसाइटिस, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, ये सब सर्जिकल कॉज है, इसमें सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे केसेट में अपन को अर्जेंटली उसको ट्रीट करना है। तो ये गार्डिंग को पहचानना बहुत जरूरी है कि पेशेंट गार्ड तो नहीं कर रहा है कहीं पे भी। ठीक, टेंडरनेस देख ली। टेंडरनेस एक रिबाउंड टेंडरनेस होती है, आप दबा रहे हो, दबाने के बाद जैसे ही हटाते हो तब उसको दर्द चालू होता है, उसको बोलते हैं रीबाउंड टेंडरनेस। रीबाउंड टेंडरनेस क्लासिकल साइन होता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस का। आप राइट इलियक मसल पे दबाओ, दबाने के बाद जस्ट छोड़ोगे, जैसे ही छोड़ोगे उसको बहुत तेज पेन होता है। ठीक है, टेंडरनेस। फ्री फ्लूइड हो गया। फ्री फ्लूइड कैसे चेक करते हैं? फ्री फ्लूइड परकशन से चेक करना रहता है। परकशन से चेक करना बहुत आसान नहीं है, ये सब ज्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें। परकशन किसी से आता है करते? परकशन जो है ना, ये है, ये अपनी जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर से इस मिडिल फिंगर में मारना रहता है। तो जो साउंड सुनाई देता है ना, ये साउंड के हिसाब से अपन को डिफाइन करता है। साउंड दो टाइप के होते हैं, रेजोनेंट और डल। तो हवा में अगर मारेंगे ना तो रेजोनेंट सुनाई देगा, और पानी में मारेंगे तो डल सुनाई देगा। तो आपको जैसे एब्डोमेन है, एब्डोमेन टेंस है, तो यहां से यहां तक आप सुनोगे, नीचे तक जाओगे, यहां से टैप करते हुए, जहां आपको रेजोनेंट से डल चालू होता है उस पर निशान लगा लोगे। फिर यहां मिड लाइन से नीचे जाओगे, मिड लाइन से इस तरफ जाओगे, ऐसे टैप टैप करते हुए। ये रेजोनेंट से अगर डल आने लगता है, किसी भी पेशेंट का, असाइटिस पेशेंट का अगर फ्री हो ना, तब करके देखना, तो एक ये लाइन मिल जाती है हमको, ये लाइन मिल जाती है डलनेस की। मतलब पेशेंट इतना पानी भरा हुआ है, बाकी ऊपर बॉवल है, तो बॉवल में रेजोनेंट आता है, नीचे डल आता है। बाकी तो असाइटिस सोनोग्राफी नहीं आएगी। चलो, सीएनएस। सीएनएस में क्या क्या देखना रहता है? सबसे पहले कॉन्शियस लेस लेवल, दूसरा क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन, तीसरा पावर, चौथा सेंसरी सिस्टम, पांचवा सेरिब्रल साइन, छठवा सेरिबेलर साइन। बाकी तो अदर आ जाते हैं। ये एक बेसिक आइडिया है। क्रेनियल नर्व बहुत, सीएनएस बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको पहचानना इतना आसान नहीं है। तो सबसे पहले तो पेशेंट कॉन्शियसनेस लेवल चेक करनी है। कॉन्शियसनेस लेवल चेक करने के लिए होता है ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल के 3 पॉइंट में डिवाइड करते हैं, आई ओपनिंग, मोटर कमांड और वर्बल कमांड। आई ओपनिंग के 4 पॉइंट हैं। अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियसली आई ओपन करा हुआ है तो 4, पेशेंट को बोलने पे दादा कैसे हो, आंख खोल रहा है 3, पेन पे अगर खोल रहा है तो 2, और नहीं खोल रहा है तो 1। मोटर कमांड में 6 पॉइंट है, 4, 5, 6। सबसे पहला फॉलो कर रहा है कमांड, आपने बोला पैर हाथ उठाने तो हाथ उठा रहा है, पैर उठाने बोला तो नहीं उठा रहा है। 6 लोकलाइज पेन, कहां पे भी दर्द हो रहा है वो बता रहा है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, उसको उठा नहीं पा रहा लेकिन बता रहा है कि दर्द हो रहा है, तो 5। फिर 4 में आता है क्या, लोकलाइज पेन। उसके बाद होता है 4 में क्या आता है, बताओ। विड्रॉ फ्रॉम पेन आता है। अगर आप उसको उस जगह पे पेन करोगे ना तो वो हटा लेगा, ठीक है ना, विड्रॉ फ्रॉम पेन, ठीक है। जहां पे भी दर्द, जहां पे भी दबाओगे वहां से हटा लेगा। किसी भी पेशेंट को अपन दबाते हैं ना तो वहां से पैर उठाने हट लगता है, उसको 4। 3 पे क्या होता है, फ्लेक्सर रिस्पॉन्स। फ्लेक्सर रिस्पॉन्स मतलब ऐसा, एक्सटेंसर रिस्पॉन्स मतलब उल्टा, ऐसा। तो उसको आप पेन दोगे, पेन में अगर फ्लेक्सर रिस्पॉन्स दे रहा है
तो जनरली पेन कहाँ देते हैं, यहाँ पे सुप्राऑर्बिटल, यहाँ पे बहुत ज्यादा तेज पेन दो तो पेशेंट का फ्लेक्सर रिस्पॉन्स आ रहा है तो 3 पॉइंट है, एक्सटेंसर रिस्पॉन्स आ रहा है तो 2 पॉइंट, नई रिस्पॉन्स आ रहा है तो 1 पॉइंट। फिर आते हैं वर्बल, वर्बल पे क्या है 5 पॉइंट। ठीक है, सबसे पहला कि रिस्पॉन्स कर रहा है, जब आप बोल रहे हो आपसे बातें सही से कर रहा है, ओरिएंटेड है। चौथे पे कंफ्यूज है, थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा, सब चीजों को फॉलो नहीं करेगा, कुछ चीज सही बता रहा है कुछ चीज नहीं बता रहा है। 3 में है इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स मतलब उठपटांग, गाली गलौज कर रहा है, चिल्ला चोट कर रहा है। दूसरा होता है इनकम्प्रिहेंसिव साउंड, मतलब आऊ की आवाज निकाल रहा है, बोल नहीं पा रहा, कुछ वर्ड नहीं बोल रहा, सिर्फ आवाज निकाल रहा है। कई पेशेंट होते हैं जो आवाज सिर्फ निकालते रहते हैं, बोलते कुछ नहीं है। ये है बोल रहा है लेकिन उठपटांग वर्ड बोल रहा है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज रहेगा। एक में नो रिस्पॉन्स। तो कोई भी पेशेंट अगर ट्रॉमा या सीवीए का आता है, उस पेशेंट की फाइंडिंग में जीसीएस स्कोर लिखना मैंडेटरी है। कोई भी पेशेंट अगर आप एग्जामिन कर रहे हो और ट्रॉमा या फिर सीवीए का है तो उसमें जीसीएस स्कोर लिखा होना चाहिए फाइंडिंग में। ठीक है, सब लोग ध्यान रखें, लिखा मिलना चाहिए मेरे को। हाँ सही। क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन 12 है, 12 का एग्जाम कैसे करते हैं थोड़ा सा मुश्किल है, 12 के नाम याद कर लो, बाकी 1 2 ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक तो वही है, सुनाई पूछ लो उससे सुनाई दे रहा है कि नहीं, आंख दिखाई दे रहा है कि नहीं। SO4 LR6 ये आई के मूवमेंट है, आई के मूवमेंट अगर सही आ रहे हैं तो ये सही काम कर रही है। बाकी 3 से लेके 7 तक की फेशियल मूवमेंट है, फेशियल की नर्व है, फेशियल नर्व अच्छे से मतलब देख रहे हो, आंखें पीछे अच्छे से खोलते बन रहा है, मुंह अच्छे से चल रहा है तो ये सब ठीक है। 8 9 10 ये सब अंदर है, डिग्लूटेशन है, अगर डिग्लूटेशन अच्छे से करते बन रहा है तो ये सब ठीक है। 10वां वेगस नर्व है, अच्छे से जीभ बाहर निकल रही है। 11 12 वही रहती है कि जीभ अच्छे, जीभ के मूवमेंट सही हो रहे हैं तो 11 12 भी सही काम कर रहे हैं। क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करना, थोड़ा बहुत होना चाहिए पता। 7वां जरूर 7th नर्व है, 7th नर्व को डिटेल में पढ़ लेना क्योंकि 7th नर्व अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन इसमें डिफरेंस होता है। एक क्योंकि डिसीज होती है बेल्स पाल्सी, फेशियल है ना सर? हाँ बेल्स पाल्सी होती है। बेल्स पाल्सी में क्या होता है, सिर्फ लोअर मोटर न्यूरॉन नर्व इन्वॉल्व होती है, अपर मोटर इन्वॉल्व नहीं होती। तो पेशेंट प्रेजेंट करता है एक्यूट सीवीए जैसा, एकदम से उसको एक्यूट ऑनसेट फेशियल डेविएशन होगा, बोलने में दिक्कत आएगी, लेकिन वो सीवीए नहीं होता है, उसको बेल्स पाल्सी होता है। तो उसको डिफरेंशिएट करना जरूरी रहता है कि ये पढ़ लेना अपर मोटर लोअर मोटर 7th नर्व का क्या काम। पावर है, पावर की ग्रेडिंग कितनी होती है 5 मैंने बताई थी, बताओ कौन सी होती है 5 ग्रेडिंग बताओ रीता। 5वां 1 2 3 4 5, 1 में है 0 पावर है, 2 में है पेशेंट साइड टू साइड मूवमेंट कर रहा है बट एंटी ग्रेविटी मूवमेंट नहीं होगा। 3rd में एंटी ग्रेविटी मूवमेंट हो रहा है बट एंटी रेजिस्टेंस नहीं होगा, आप रेजिस्टेंस दोगे तो नहीं कर पाएगा। 4 में एंटी रेजिस्टेंस भी मूवमेंट है बट नॉर्मल से कम है। 5 में नॉर्मल है पावर। समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई का हाथ उठाने बोला बिल्कुल नहीं उठ रहा है 0, अगर साइड टू साइड हिला पा रहा है लेकिन ऐसे एंटी ग्रेविटी नहीं हिला पा रहा है तो 2, एंटी ग्रेविटी हिला पा रहा है लेकिन अपन ने उसको हाथ रख दिया तब नहीं उठा पा रहा है तो 3, हाथ उठा दिए तो भी उठा पा रहा है लेकिन ज्यादा प्रेशर दे दिए तो नहीं उठा पा रहा, मतलब नॉर्मल नहीं है। तो 4 और 5 नॉर्मल है पावर। तो ये पावर कायदा में चेक करनी पड़ती है जो भी लिम्ब इन्वॉल्व है। सीवीए के पेशेंट है, सीवीए के पेशेंट में अपन को डेली रूटीन में जैसे सीवीए राइट हेमिपेरेसिस है तो उसमें पावर पूछेंगे तो पावर की ग्रेडिंग आपको बतानी है कितनी है, कोई से भी हाथ में अपर लिम्ब की। पावर के बाद आते हैं रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स अपन को चेक करने पड़ते हैं 5 जगह, कहाँ पे, पटेलर, एंकल, ब्रेकिस, ट्राइसेप्स और सुपिनेटर। ये रिफ्लेक्स चेक करने आते हैं किसी को? किसी को आते कि नहीं चेक करने? पटेला का है, पटेला का रिफ्लेक्स पता है, एंकल का रिफ्लेक्स पता है। अब ये तो खैर देखा ही के बता पाएंगे। ब्रेकिए, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और सुपिनेटर, ये 5 जगह पे रिफ्लेक्स चेक करने पड़ते हैं। रिफ्लेक्स की फिर से 5 ग्रेडिंग होती है, ठीक इसकी सब बाद में बता देंगे। सेंसेशन भी सेंसरी है, सेंसेशन 3 टाइप से होता है, टच, पेन, टेम्परेचर। टच पेन, फिर पेन है, पेन सुपरफिशियल पेन और डीप पेन या फाइन
टच में भी फाइन टच, डीप टच, टेम्परेचर एक ही रहेगा। ठीक, तो सेंसेशन उसको कोई जब लिम्ब इन्वॉल्व हुआ है उसको जो सेंसेशन आ रहा है तो उसमें टच का है, टच करने पे ठीक, टच करने पे समझ में आ रहा है कि नहीं, पेन देने में समझ में आ रहा है कि नहीं, और टेम्परेचर समझ में आ रहा है कि नहीं, गर्म और ठंडा महसूस हो रहा है कि नहीं। तो ये इसके लिए भी अलग है। सेंसेशन में सेंसेशन पता करना चाहिए उसमें सेंसरी लॉस है कि नहीं। मोटर लॉस होता है क्योंकि ब्रेन से ना दो टाइप की नर्व जाती हैं, एक होती है सेंसरी सिस्टम की, एक होती है मोटर सिस्टम की। एक इन्वॉल्व करते हैं कि इसको वीकनेस आ रही है, दूसरी इन्वॉल्व करती है कि उसको सेंसेशन आ रहा है। तो सेंसेशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, किसी में से टच जाता है, किसी में पेन जाता है, किसी में टेम्परेचर जाता है। ठीक है। सेरिब्रल, अब सेरिब्रल है, सेरिब्रल में बहुत सारे लोब होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। ये चारों लोबों के फिर दो दो साइड हो जाएंगे, राइट साइड का और लेफ्ट साइड का। सबके अलग अलग काम है, सबके अलग अलग काम आपको जब तक पता ही नहीं होंगे तो उनको चेक कैसे कर पाओगे। तो इसमें काम क्या क्या होते हैं, कैसे चेक करते हैं, ये भी बहुत लंबा टॉपिक है, बात कीजिए, पता होना चाहिए कहाँ कहाँ होता है। अब आते हैं सेरिबेलर साइन पे। सेरिबेलर साइन मतलब ब्रेन में जहाँ सेरिबेलम एक्चुअली मास्टर माइंड होता है ना पूरे बॉडी का, सेरिबेलम। सेरिबेलम के साइन थोड़े बहुत पता होना चाहिए। सेरिबेलम में एक होता है वर्टिकल निस्टिगमस, जो आप चेक करते हो ना निस्टिगमस, पेशेंट को चेक करते हैं तो यूजली जो सर्वाइकल या फिर ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें हॉरिजॉन्टल निस्टिगमस मिलता है। आपको ऐसे ऐसे करोगे तो आजू बाजू ऑसिलेशन मिलेगा। अगर आपको वर्टिकल ऑसिलेशन मिल रहा है, वर्टिकल ऑसिलेशन एक साइन होता है सेरिबेलर लीजन का। एक होता है डिसडायडिकोकाइनेसिया, पेशेंट से बोलो ऐसे करने के लिए, है ना, ऊपर नीचे, एक हाथ सीधे रखना है, दूसरा हाथ आगे पीछे करना है। ठीक, फिर यही चीज ऐसे करना है, ऐसे किसी से जल्दी जल्दी करने बोलो तो जिसमें सेरिबेलर लीजन है उसमें नहीं कर पाएगा। एक होता है फिंगर नोज टोज, एक उंगली लो टिप पे, उसको बोलो कि नोज की टिप पे करेगा, ऐसे सीधे रखो और नोज पे टिप पे लेके जाओ। आप एक उंगली रख दो, उससे बोलो टच करो और फिर नोज पे टिप करो। ठीक है, तो ये फिंगर नोज टेस्ट होता है डिसडायडिकोकाइनेसिया। एक ये पर्टिकुलरली लाइन पे चलना है, ठीक है, एक लाइन पे चलने बोलो उसको इसी लाइन पे वापस आने बोलो। तो ये सब साइन होते हैं सेरिबेलम के। अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो अपन अंदाजा लगा देते हैं कि सेरिबेलम में दिक्कत है। बस इतने में एग्जामिनेशन खत्म।